थ्योरीज ऑफ इंटरेस्ट को लेकर के एक वीडियो हम ऑलरेडी कर चुके हैं कवर एंड दिस इज गोइंग टू बी द सेकंड वीडियो रिलेटेड टू द IEIFS एंड इट इज गोइंग टू बी वेरी मच इंपॉर्टेंट बिकॉज थ्योरीज ऑफ इंटरेस्ट रिलेटेड काफी क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाते हैं एग्जाम में फ्रॉम द मॉड्यूल बी। तो अगर आप भी JAB की तैयारी कर रहे हो तो जल्दी से जल्दी आपको लिखना है JAIB अर्ली बर्ड और उसे व्हाट्सएप कर देना है टू दिस नंबर that is 8360944207 and I'll be sharing all the details to you over there. So चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। इट सेज क्वेश्चन नंबर 11 that according to the ISLM synthesis the final determination of the rate of interest depends on a specific set of underlying economic functions or schedules. Which of the following correctly lists all four of these fundamental building blocks? तो सबसे पहले बेसिक को समझते हैं जो ISLM सिंथेसिस है, राइट। तो फाइनल डिटर्मिनेशन जो होती है दैट्स बेसिकली रेट ऑफ इंटरेस्ट की होती है एंड वो होता है रिलेटेड टू फोर मैक्रो इकोनॉमिक फंक्शंस जिसमें कंजम्पशन फंक्शन, इन्वेस्टमेंट फंक्शन, लिक्विडिटी प्रेफरेंस फंक्शन, मनी सप्लाई फंक्शन, ये सभी इक्विलिब्रियम के ऊपर आते हैं, राइट। एंड ये जो चार पर्टिकुलर फंक्शंस हैं, ठीक है, वो IS कर्व एंड LM कर्व की जो पोजीशंस होती हैं उनको आइडेंटिफाई करते हैं। जो इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा उसके ऊपर इंटरेस्ट रेट और जो इनकम लेवल होता है वो क्या होता है, इक्विलिब्रियम के ऊपर होता है, ठीक है। सो ऑप्शंस को देखते हैं। ऑप्शन ए इट सेज that the consumption function, the government spending function, tax revenue function and the quantity of the money. So देखो जो कंजम्पशन फंक्शन है, गवर्नमेंट स्पेंडिंग है, वो तो कंपोनेंट है किसका, IS कर्व का कंपोनेंट है, दैट इज अ कंपोनेंट ऑफ द IS कर्व। अगर मैं कंजम्पशन फंक्शन की बात करूं, गवर्नमेंट स्पेंडिंग की बात करूं, IS कर्व का फंक्शन है, राइट। जो सेविंग फंक्शन है वो डायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन है जो कि यूज की जाती है मॉडल की डेरिवेशन में। एंड लिक्विडिटी प्रेफरेंस फंक्शन जो है वो यहाँ पर मिसिंग है, दैट इज नॉट देयर, ठीक है। तो वो फंक्शन वहां पर प्रेजेंट नहीं है, तो ऑप्शन ए इज नॉट द करेक्ट आंसर। इफ वी लुक एट द ऑप्शन बी, तो जो चार फंक्शंस हैं जिसके ऊपर ये थ्योरी बेस्ड रहती है, दैट इज अ इन्वेस्टमेंट डिमांड फंक्शन, वो इन्वेस्टमेंट डिमांड फंक्शन होता है। सेविंग फंक्शन होता है, इन्वेस्टमेंट डिमांड फंक्शन होता है, सेविंग फंक्शन होता है, जो इकट्ठे डिटरमाइन करते हैं IS कर्व को, राइट। एंड जो लिक्विडिटी प्रेफरेंस फंक्शन है एंड क्वांटिटी ऑफ मनी जो फंक्शन है, दैट बेसिकली डिटरमाइन द LM कर्व। तो ये वाले जो दो है वो IS कर्व को डिफाइन करते हैं और ये वाले जो दोनों हैं ये LM कर्व को डिफाइन करते हैं। सो ये टोटल चार फंक्शंस हैं। सो ऑप्शन बी इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर, राइट। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड द क्वेश्चन नंबर 12. It says, looking at the graphical derivation of the LM curve, a series of liquidity preference curves are shown intersecting with the vertical money supply line, right? What does each individual liquidity preference curve is that family of curves represent? The demand for money at different fixed money supply, the demand for money at a specific given level of national income, the speculative demand for money at various interest rates, the supply of money at different levels of the national income. Which one is going to be the correct answer? सो इफ यू रिमेंबर लिक्विडिटी प्रेफरेंस एंड जो मनी सप्लाई कर्व है वो कुछ इस तरह से होता है, राइट। एंड ये कांस्टेंट मनी सप्लाई है, हेयर वी आर हैविंग द कांस्टेंट मनी सप्लाई एंड ये बेसिकली पॉइंट है। सो ये पॉइंट बेसिकली क्या रिप्रेजेंट करता है, ये किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, दिस रिप्रेजेंट्स द LM कर्व डिराइव होता है किससे, लिक्विडिटी प्रेफरेंस कर्व से, जहां पर वो कॉरेस्पॉन्ड करता है टू द वेरियस इनकम लेवल्स। यानी कि ग्रेटर द लेवल ऑफ इनकम द ग्रेटर द अमाउंट ऑफ द मनी हेल्ड फॉर द ट्रांजेक्शन मोटिव। यानी कि अगर आपकी इनकम बढ़ती है तो ये अपवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, अगर इनकम कम होती है तो ये डाउनवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। यानी कि डिमांड जो है वो बेसिकली बढ़ जाएगी उसके अकॉर्डिंगली, राइट, इनकम के अकॉर्डिंगली बढ़ जाएगी। सो जितना ज्यादा आपका इनकम का लेवल रहेगा उतना ही ज्यादा पैसा आप ट्रांजेक्शन मोटिव के पास अपने पास रखोगे। सो देयरफॉर हायर द लेवल ऑफ द लिक्विडिटी प्रेफरेंस कर्व विल बी लाइक लेट्स से दिस इज L1 and this is L2 and this is L3 over here, right? So this is the case. So demand of money जो है at the interest at all the interest rates for one specific income level is basically indicated in that scenario. ठीक है। सो ऑप्शन बी को अगर हम देखते हैं, द डिमांड ऑफ मनी एट अ स्पेसिफिक गिवन लेवल ऑफ इनकम, यही बेसिकली जो फैमिली ऑफ LM कर्व्स है वो शोकेस करती है। सो ऑप्शन बी इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। Now let's move toward the question number 13.
It says if the central monetary authority decides to implement a contractionary monetary policy, how would this action be visualized in the ISLM model, and what would be the resulting impact on the equilibrium interest rate and the income? सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, अगर एक कॉन्ट्रेक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी को लाया जा रहा है, राइट, कॉन्ट्रेक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी आ रही है, इसका मतलब क्या रहेगा? इसका मतलब रहेगा कि मनी सप्लाई इंक्रीज होगी कि डिक्रीज होगी? डेफिनेटली इट इज गोइंग टू डिक्रीज, मनी सप्लाई विल डिक्रीज इन द इकोनॉमी। एंड आईएसएलएम मॉडल में ये फंक्शन हम बेसिकली किस तरह से विजुलाइज कर पाएंगे कि जो आपका एलएम कर्व होगा वो किस तरफ शिफ्ट करेगा? लेट्स सपोज दिस इज एलएम कर्व, हम यहां पर एलएम कर्व को कर लेते हैं ड्रॉ, राइट। एंड ये मनी सप्लाई आपके पहले ऐसे थी, राइट। एंड जो लेटेस्ट मनी सप्लाई, आपने क्वांटिटी ऑफ मनी को कम कर दिया, ठीक है, आपने क्या किया, क्वांटिटी ऑफ मनी को कम कर दिया। अब ये जो कर्व है दैट विल बेसिकली शिफ्ट टुवर्ड व्हाट? इट विल शिफ्ट टुवर्ड द लेफ्ट, राइट। तो आपका लेफ्टवर्ड शिपमेंट होगी। वाइल जो आईएस कर्व है वो बिल्कुल सेम रहेगा, उसमें कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आईएसएलएम मॉडल में अगर हम गो थ्रू करें तो आपका जो कर्व रहेगा डेट विल शिफ्ट। अभी तो मैंने आपको सिंपली बताया, रिलेटेड टू एलएम कर्व बताया, सिंथेसिस नहीं बताया, राइट आपको। एंड सिंथेसिस के केस में हम कैसे करते थे, जैसे में आई एस एल एम कर्व बनाते थे। सो दिस इज बेसिकली, दिस वाज द केस। इसी तरह से क्रॉस साइन बनता था। अच्छा जल्दी से बताओ, इसमें फर्स्ट वाला जो है वो आई एस कर्व है या सेकेंड वाला आई एस कर्व है? इन दोनों में से आई एस कर्व कौन सा रहेगा व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द आई एस एल एम कर्व सिंथेसिस? सो फर्स्ट वन जो है that will be the LM curve and second one would be the IS curve, right? So इस side पर we are having the ROI and on this side we are having the amount of income, right? So in case अगर contractionary policy होती है तो LM curve जो है that will shift toward the left, ठीक है, because आपके पास supply of money change हुई है, राइट। तो सप्लाई ऑफ मनी जब चेंज होगी देयर विल बी अ शिफ्ट, राइट। तो एलएम कर्व जो है वो लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करेगा, अपवर्ड डायरेक्शन में, बिकॉज लोअर द मनी सप्लाई एट द सेम इनकम लेवल दैट इंक्रीजेज द इंटरेस्ट रेट, ठीक है। तो ये पहले लेट से मनी सप्लाई का पॉइंट था, राइट। अब आपका इनकम लेवल तो सेम है, लेकिन अब आपके पास क्या हुआ अल्टीमेटली, जो मनी सप्लाई है वो कम कर रहे हैं, ठीक है। तो लोअर मनी सप्लाई के ऊपर सेम इनकम लेवल के, जैसे इनकम लेवल जो है वो अगर इंक्रीज हो रहा है, एट द सेम इनकम लेवल इंक्रीजेस द इंटरेस्ट रेट रिक्वायर्ड टू मेंटेन द बेसिक मनी मनी मार्केट इक्विलिब्रियम दैट विल इज गोइंग टू इंक्रीज, राइट। यानी कि इंटरेस्ट रेट जो है वो अब इंक्रीज हो जाएगा, दैट इज गोइंग टू हैपन। सो योर न्यू कर्व विल बी समवट हियर, कुछ यहां पर इस तरह से आ जाएगा, ठीक है, कुछ यहाँ पर इस तरह से आ जाएगा। अब जो मनी सप्लाई है वो आपकी अल्टर हो चुकी है, वो रिड्यूस हो गई है। नाउ दिस इज M2, ये आपकी M1 थी नई वाली, एंड इससे रेट ऑफ इंटरेस्ट जो पहले कम था वो अब इंक्रीज हो गया, यानी कि लेट्स से दिस वाज I1, नाउ दिस इज I2। सो दिस इज गोइंग टू बी द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सेम, राइट। आईएस कर्व सेम रहेगा क्योंकि डायरेक्ट चेंज नहीं हुआ है फिजिकल पॉलिसी में, या फिर कोई कंपोनेंट है रिलेटेड टू एग्रीगेट डिमांड्स रिलेटेड, उनमें कोई भी चेंज नहीं हुआ है, इन्वेस्टमेंट में गवर्नमेंट स्पेंडिंग में कोई चेंज नहीं हुआ है, तो उसमें कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, राइट। नेशनल इनकम क्या होगी, कम हो जाएगी, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होगा डेट विल इंक्रीज। सो ये फेवरेबल इंपैक्ट होगा कि अगर मनी सप्लाई जो है वो आपकी कम होती है, राइट, उस सिनेरियो में आपके पास मनी सप्लाई कम होने के साथ आपका जो आपका इंटरेस्ट रेट है दैट इज गोइंग टू इंक्रीज, राइट, इंटरेस्ट रेट आपका बढ़ जाएगा। सो एज द एल एम कर्व शिफ्ट्स लेफ्ट, जो इंटरसेक्शन पॉइंट था आईएस कर्व के साथ वो अपवर्ड एंड लेफ्ट साइड पर मूव कर जाएगा। मूवमेंट ये वाली है, अपवर्ड एंड जो लेफ्ट साइड पर है वो मूव कर गया, एंड इंटरेस्ट रेट ज्यादा हो जाएगा। अब इंटरेस्ट रेट ज्यादा होगा तो इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग जो है वो डिस्करेज होगी, एंड बिकॉज वो इंटरेस्ट सेंसिटिव होती है, एंड उसकी वजह से जो एग्रीगेट डिमांड है वो कम हो जाएगी, एंड जिसकी वजह से लोअर इक्विलिब्रियम लेवल आ जाएगा आउटपुट वर्सेस इनकम का, ठीक है। सो अकॉर्डिंगली वी लुक एट द ऑप्शंस, ऑप्शंस को फटाफट से देखते हैं कि व्हाट ऑप्शन इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। द आईएस कर्व वुड शिफ्ट टू द लेफ्ट, आईएस कर्व तो शिफ्ट करेगा ही नहीं, तो ऑप्शन ए तो हो गया गलत। LM curve will shift toward left, causing the interest rate to rise and level of income to fall. Absolutely right. ठीक है, तो LM कर्व जो है वो आपका शिफ्ट करेगा लेफ्ट की तरफ, अपवर्ड, कौन सी डायरेक्शन में, लेफ्ट एंड अपवर्ड,
रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होगा वो आपका इंक्रीज होगा, नेशनल इनकम जो है दैट विल reduce. So option B is going to be the correct answer. Now let's move toward the question number 14. Question 14, it says the Keynesian money demand curve, that is liquidity preference curve at given level of income is downward sloping. What is the fundamental economic trade-off that causes this inverse relationship between the quantity of money demanded and the rate of interest? ठीक है, तो किनीजियन जो मनी डिमांड कर्व है, लिक्विडिटी प्रेफरेंस कर्व जिसको हम कहते हैं, एक गिवन लेवल इनकम के ऊपर डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है इसकी। ऑलरेडी वी हैव गॉन थ्रू दिस पर्टिकुलर फंडा, ठीक है, मैं आपको ऑलरेडी ये चीज बता चुका हूँ कि जीएम कीन्स ने जो थ्योरी दी थी उसके अकॉर्डिंग अगर लिक्विडिटी प्रेफरेंस कर्व को देखें तो लिक्विडिटी प्रेफरेंस कर्व बनाना बहुत आसान है। दिस इज समवट इट लुक्स लाइक। लिक्विडिटी प्रेफरेंस कर्व जो होता है वो कुछ इस तरह से रहता है, राइट? एक गिवन इनकम लेवल के ऊपर इस तरह से रहता है। ऑन द एक्स एक्सिस वी आर हैविंग द क्वांटिटी ऑफ मनी, इस साइड पर क्वांटिटी ऑफ मनी है, एंड ऑन वाई एक्सिस वी आर हैविंग द आर ओ आई, वी आर हैविंग द आर ओ आई। सो गिवन लेवल जो नॉमिनल इनकम है उसके ऊपर हम मनी डिमांड कर्व को ड्रॉ कर सकते हैं, जिसकी आपकी स्लोप जो रहती है डाउनवर्ड रहती है, राइट? सो इट फॉलोज द अबव, लाइक कि अगर क्वांटिटी ऑफ मनी डिमांडेड इंक्रीज हुई विद द फॉल इन इंटरेस्ट रेट और विद इंक्रीज इन लेवल ऑफ द नॉमिनल इनकम, राइट? ठीक है, कि क्वांटिटी ऑफ मनी डिमांडेड जो है वो बढ़ जाएगी। क्या चीज बढ़ जाएगी? क्वांटिटी ऑफ मनी डिमांडेड। काइंडली प्लीज इन बेसिक्स की तरफ ध्यान जरूर दो, बहुत ज्यादा जरूरी है। क्वांटिटी ऑफ मनी डिमांडेड इज गोइंग टू इंक्रीज, राइट? किसके साथ इंक्रीज होंगे? अगर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर वो फॉल करता है तो, या फिर अगर आपके पास जो नॉमिनल इनकम है, अगर इनकम आपके पास ज्यादा है, सो दिस इज गोइंग टू हैपन इफ दिस हैपन और दिस हैपन्स, राइट? ये रहता है बेसिकली रिलेटेड टू मनी डिमांड कर्व, क्योंकि डिमांड फॉर मनी जो रहेगी दैट विल बी रिलेटेड टू व्हाट, अगर आपके पास नॉमिनल इनकम ज्यादा है तो पीपल वुड लाइक टू हेल्ड मोर मनी फॉर ट्रांजैक्शन मोटिव, राइट? तो जितना ज्यादा नॉमिनल इनकम रहेगा, परचेजिंग पावर उतनी ज्यादा रहेगी, अल्टीमेटली डिमांड उतनी ज्यादा बढ़ जाएगी। एंड हायर द नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो लोग अपने पास कम पैसा रखेंगे एंड वो बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट कर देंगे। क्यों इन्वेस्टमेंट कर देंगे? बिकॉज the ROI is inversely proportional to the bond prices, and definitely अगर आपके पास ROI ज्यादा है तो bond prices lowest होंगे, right? तो उसके ऊपर लोग क्या करेंगे? उसको bond में इन्वेस्टमेंट कर देंगे। This was the assumptions. This is basically the assumption related to the money demand curve over here, right? तो अभी ऑप्शंस देखते हैं कि क्या ऑप्शन है, डाउनवर्ड स्लोपिंग से रिलेटेड क्या ऑप्शंस हैं। लेट्स हैव अ लुक एट इट। सो हायर इंटरेस्ट रेट इंक्रीजेस द रिस्क ऑफ होल्डिंग मनी, so people demand less of it. Option A, it says the higher interest rate increases the risk of holding money. तो क्या है, बढ़ेगा? नो। रिस्क एसोसिएटेड जो इंटरेस्ट रेट के साथ है, प्राइमरीली किसके साथ लिंक्ड है? बोल्ड बॉन्ड होल्डिंग के साथ लिंक्ड है। कैपिटल लॉस हो जाएगा अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ा तो। सो लोग पैसा होल्ड नहीं करेंगे अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ता है, बल्कि इन्वेस्ट कर देंगे बॉन्ड में। पीपल वॉन्ट बी होल्डिंग द मनी, राइट? सो ये सॉरी हो गया गलत, दिस इज द रॉन्ग ऑप्शन। Option B, it says as the interest rate falls the price of bonds will also fall. तो ये तो गलत हो गया। क्यों गलत हो गया? क्योंकि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल ना, मैंने अभी आपको बताया कि इंटरेस्ट रेट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्राइस ऑफ बॉन्ड्स, तो दिस इज आल्सो रॉन्ग। ऑप्शन सी, इट सेज higher the rate of interest, higher rate of interest represents a higher opportunity cost of holding money. डेफिनेटली, क्योंकि अगर आपके पास इंटरेस्ट रेट ज्यादा है तो बॉन्ड प्राइसेस कम होंगे। अगर आप उसको होल्ड करते हो तो डेफिनेटली दैट इज नॉट अर्निंग एनीथिंग, लेकिन अगर आप उसको पैसे को डाल देते हो बॉन्ड्स में, दैट इज गोइंग टू अर्न मनी, वेरी गुड, क्योंकि वो तो कम प्राइस के ऊपर आपको मिल जाएंगे बॉन्ड उस टाइम के ऊपर। दस इंसेंटिवाइजिंग पीपल टू होल्ड लेस मनी, ठीक है? तो लोगों को बेसिकली इंसेंटिवाइज होता है कि वो कम पैसा अपने पास रखें एंड ज्यादा इंटरेस्ट बेरिंग बॉन्ड्स में पैसा इन्वेस्ट कर दें। एब्सोल्युटली करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट, ठीक है जी। So option C is definitely the correct answer. This is the correct answer. Now let's move to the next question. Question number 15. So within the ISLM model, any change in the underlying economic functions will alter the equilibrium. अगर कुछ भी चीज चेंज करते हैं तो equilibrium चेंज होगा. A technological innovation that significantly boosts business optimism and increases the expected profitability of new projects would directly impact which curve
एंड इन विच डायरेक्शन। तो ये कह रहा है कि ISLM मॉडल में कुछ भी चेंज करोगे भाई तो कुछ ना कुछ तो चेंज हो जाएगा। अब अगर कोई टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन की जाती है जो सिग्निफिकेंटली बूस्ट करती है ऑप्टिमिज्म को एंड एक्सपेक्टेड जो प्रॉफिटेबिलिटी है उसको इंक्रीज करती है, तो उसका इम्पैक्ट कौन से कर्व पर होगा एंड फर्दर कौन सी डायरेक्शन में होगा, दैट वी नीड टू टेल। ठीक है, तो उसका क्या इम्पैक्ट होगा एंड क्यों इम्पैक्ट होगा उसके बारे में वी नीड टू आंसर। तो देखो, जब कोई टेक्निकल इनोवेशन हुई है तब बेसिकली क्या होएगा, यू नीड टू इन्वेस्ट द मनी इनटू इट, वी नीड टू इन्वेस्ट द मनी इनटू द न्यू इनोवेशन। ठीक है, उसकी वजह से जो LM कर्व है उसके ऊपर इंपैक्ट पड़ेगा या IS कर्व के ऊपर इंपैक्ट पड़ेगा। LM कर्व तो है लिक्विडिटी प्रेफरेंस है और मनी सप्लाई से रिलेटेड। इन्वेस्टमेंट और सेविंग से रिलेटेड कौन सा कर्व है? इन्वेस्टमेंट और सेविंग से रिलेटेड जो कर्व है दैट्स IS कर्व, राइट। सो IS कर्व इज गोइंग टू गेट इंपैक्टेड, उसके ऊपर इंपैक्ट पड़ने वाला है, नॉट रिलेटेड टू द LM कर्व। LM कर्व के ऊपर कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ने वाला है, राइट। सो दैट इज गोइंग टू इंपैक्ट द IS कर्व। सो हायर एक्सपेक्टेड प्रॉफिटेबिलिटी, अगर आपकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती है तो बेसिकली फर्म्स डेफिनेटली वो चीज करेंगी कि इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग करेंगी, राइट। तो उससे जो एग्रीगेट डिमांड है फॉर एनी गिवन इंटरेस्ट रेट दैट इज गोइंग टू इंक्रीज। ठीक है, तो उसकी वजह से जो IS कर्व है दैट इज गोइंग टू शिफ्ट। सो इफ वी ड्रॉ द ISLM कर्व, let me draw the LM curve. So this is the LM curve, this is the IS curve. So this is IS curve and this is LM curve. And if we are going to increase the spending now, अगर हम किसी भी गिवन रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर अपनी डिमांड को इंक्रीज करते हैं, सो डेफिनेटली जो IS कर्व है, अब हमारे पास सप्लाई तो इंक्रीज करनी है तो सप्लाई इंक्रीज होएगी। लेट्स से कोई पहले सप्लाई थी, सप्लाई इंक्रीज होगी, तो अल्टीमेटली इट विल शिफ्ट अपवर्ड टुवर्ड्स द राइट, राइट। तो हायर इक्विलिब्रियम पॉइंट आ जाएगा, यानी कि पहले IS कर्व ये वाला था, अब IS कर्व आपके पास ये वाला बन जाएगा। नाउ दिस विल बी द न्यू IS कर्व, now this will be the new IS curve that will be having, let's say this is IS2, this was IS1 and this is IS2, right? So rate of interest भी इंक्रीज हो जाएगा बिकॉज यहाँ पर आता है आपके पास ROI और यहाँ पर आता है अमाउंट ऑफ इनकम, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी आपके पास इंक्रीज हो रहा है। इक्विलिब्रियम इनपुट या आउटपुट जो है डेट इज आल्सो गोइंग टू इंक्रीज, सो दिस इज गोइंग टू हैपन। सो ऑप्शंस देखते हैं, विच ऑप्शन इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन नंबर 15 से रिलेटेड। इट वुड शिफ्ट द LM कर्व, LM कर्व के ऊपर तो देखो कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, ये तो गलत हो गया। ऑप्शन बी सेज इट वुड शिफ्ट द LS कर्व टू द लेफ्ट, लेफ्ट की तरफ नहीं होगा, क्योंकि लेफ्ट की तरफ क्यों नहीं होगा, क्योंकि ऑप्टिमिज्म इंक्रीज हुआ, प्रॉफिटेबिलिटी वुड इंक्रीज नॉट डिक्रीज टू द डिजायर टू द इन्वेस्ट, राइट। सो डेफिनेटली ऑप्शन बी भी गलत हो गया। ऑप्शन सी सेज इट वुड शिफ्ट द yes कर्व टू द राइट बिकॉज इट इंक्रीज्ड optimism would raise the investment demand function at any given interest rate, क्योंकि ऑप्टिमिज्म है तो डेफिनेटली किसी भी रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर वी आर गोइंग टू इन्वेस्ट द डिमांड्स। सो ऑप्शन सी इज एब्सोल्युटली गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। Option C is going to be the correct answer here. Now let's move toward the question number 16. It says, consider a scenario where an economy is operating at a combination of income and interest rate. ठीक है, तो एक सिनेरियो को कंसीडर करते हैं जहां पर इकोनॉमी जो है ऑपरेट कर रही है कॉम्बिनेशन ऑफ इनकम एंड इंटरेस्ट रेट के ऊपर, डेट लाइज टू द राइट ऑफ द established LM curve. What does this specific position indicate about the current state of money market and what market force will consequently be triggered? So we need to answer here. तो सबसे पहले तो क्वेश्चन को समझना काफी ज्यादा जरूरी है, that what we are trying to say and what we want to infer from this question. So here we are going to talk about the point कि what does this mean that the money market and what force or action will be triggered to restore the balance. ठीक है, so basically कि right of LM हमें क्या बताता है मनी मार्केट के बारे में एंड इकोनॉमी को क्या होगा अगर कुछ इम्बैलेंस होता है तो। ठीक है, तो हमने वही बेसिकली सिनेरियो कंसीडर करना है जहां पर इकोनॉमी जो है वो कॉम्बिनेशन में डील कर रही है रिलेटेड टू इनकम एंड इंटरेस्ट रेट एट लाइज टू द राइट ऑफ द established LM curve, right, to the right of the established LM curve. And what does specific position indicate about the current state of the money market, right? तो सबसे पहले तो LM कर्व के बारे में जानते हैं। LM कर्व जो है वो कॉम्बिनेशन है किसका, इनकम का एंड इंटरेस्ट रेट का, वेयर मनी डिमांडेड इज इक्वल टू मनी सप्लाई। तो अगर वी बेसिकली ड्रॉ अ ग्राफ, तो LM कर्व तो अब ड्रॉ करना, लिक्विडिटी प्रेफरेंस कर्व ड्रॉ करना काफी आसान है। सो दिस इज गोइंग टू बी लिक्विडिटी प्रेफरेंस कर्व, ये आपके पास एक मनी सप्लाई है एंड दिस इज अ लिक्विडिटी प्रेफरेंस, ये चीज हो रही है।
यही चीज है ना उसके केस में। अब बेसिकली क्या मतलब है कि इट्स इक्विलिब्रियम कंडीशन फॉर द मनी मार्केट। ये क्या इक्विलिब्रियम कंडीशन है मनी मार्केट के लिए। अब राइट ऑफ द मनी कर्व का क्या मतलब है? राइट ऑफ एलएम कर्व का मतलब होता है कि इनकम जो है वो हायर है देन व्हाट्स नीडेड फॉर द मनी मार्केट इक्विलिब्रियम एट द इंटरेस्ट रेट। ठीक है, तो इसका मतलब है कि इनकम ज्यादा है बिकॉज व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द एलएम कर्व पर्टिकुलरली वी आर टॉकिंग अबाउट द मनी सप्लाई कितनी चाहिए एक लेवल ऑफ इनकम के ऊपर, ये चीज बताती है। नाउ इफ वी आर स्टैंडिंग ओवर हियर, लेट्स से हमारी इनकम जो है वो यहाँ पर स्टैंड कर रही है कहीं पर, राइट? अब उसके केस में डेफिनेटली जो मनी सप्लाई रहेगी, राइट, इफ यू आर ऑन द राइट साइड, कहने का मतलब है अगर हमारी इनकम ज्यादा है तो उसके केस में मनी सप्लाई भी बढ़ेगी बिकॉज पीपल विल बी रिक्वायरिंग मोर मनी फॉर द ट्रांजेक्शन मोटिव। यही चीज हमने थ्योरी में पढ़ी थी कि एलपी थ्योरी यही कहती है, एलएम कर्व यही कहता है कि अगर लोगों के पास ज्यादा पैसा है, कि उनकी इनकम ज्यादा है, तो उनको ट्रांजैक्शन के लिए ज्यादा पैसा चाहिए रहेगा। लेकिन अब मनी सप्लाई क्या है? फिक्स्ड है। ठीक है, सो देयर इज शॉर्टेज ऑफ मनी एंड फर्दर एक्सेस डिमांड फॉर मनी रहेगी, राइट? यही सिनेरियो होने वाला है। सो कौन सा मार्केट फोर्स ट्रिगर होगा कि इंटरेस्ट रेट विल इंक्रीज? क्या इंक्रीज होएगा अल्टीमेटली इस उस सिनेरियो में? अगर देखो इनकम ज्यादा है एंड मनी सप्लाई तो चेंज हो नहीं सकती, दैट कैन नॉट हैपन, राइट? मनी सप्लाई फिक्स्ड है, तो उसके केस में जो आरओआई है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है, दैट इज गोइंग टू इंक्रीज। अब अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज होगा तो लोग अपने पास खर्चा करने के लिए कम पैसा रखेंगे एंड दे आर गोइंग टू इन्वेस्ट इनटू द इंटरेस्ट बेयरिंग बॉन्ड्स, क्योंकि उनको रेट ऑफ इंटरेस्ट बनने के पास बाद बॉन्ड्स के प्राइसेस कम हो जाएंगे एंड उनको अब क्या चाहिए? बॉन्ड्स में पैसा डालना है, दैट इज द केस। ठीक है, तो अभी ऑप्शंस को देखते हैं कि क्या आंसर होने वाला है। ऑप्शन ए, इट सेज इट इंडिकेट्स, इट इंडिकेट्स व्हाट? इट इंडिकेट्स एन एक्सेस ऑफ सप्लाई ऑफ मनी। तो एक्सेस ऑफ सप्लाई ऑफ मनी तो नहीं है, सप्लाई ऑफ मनी तो फिक्स है राइट के पर, राइट? सो ऑप्शन ही गलत हो गया। इट इंडिकेट्स एन एक्सेस डिमांड फॉर मनी, डेफिनेटली एक्सेस डिमांड फॉर मनी है क्योंकि इनकम ज्यादा है एज ट्रांजेक्शन इंक्रीजेस एट द हाई लेवल ऑफ इनकम आउटस्ट्रिप्स द फिक्स्ड मनी सप्लाई विच विल एक्सर्ट अपवर्ड प्रेशर ऑन द रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो यहाँ तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाएगा, वही चीज होने वाली है ना जो मैंने आपको बताई अभी। सो ऑप्शन बी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। ऑप्शन सी को देखते हैं। इट इंडिकेट्स दैट सेविंग एक्सीड्स इन्वेस्टमेंट। सेविंग थोड़ा एक्सीड हो जाएगी, सेविंग थोड़ा बढ़ जाएगी क्योंकि इनकम जब बढ़ती है तो ट्रांजैक्शन का आपका स्कोप बढ़ता है, राइट? ऑप्शन डी सेज इट इंडिकेट्स दैट इन्वेस्टमेंट एक्सीड्स द सेविंग। ये भी चीज नहीं होने वाली है, ऑप्शन बी इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 पर चलते हैं। इट सेज इमेजिन द गवर्नमेंट enacts a major expansionary fiscal policy by increasing its spending on public infrastructure while the central bank keeps the money supply unchanged। कब जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उन्होंने मनी सप्लाई चेंज नहीं करी है, हाउ वुड दिस एक्शन बी रिप्रेजेंटेड विद द ISLM मॉडल एंड व्हाट इज द अल्टीमेट इफेक्ट ऑन द इकोनॉमीज इक्विलिब्रियम? सो नाउ वी नीड टू आंसर कि इस चीज का इक्विलिब्रियम के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ेगा ऑन द ISLM मॉडल। ISLM मॉडल के बारे में वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट दैट व्हाट इट इज एंड व्हाट इट इज ऑल अबाउट। तो बेसिक हम चीज ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। जो IS कर्व है वो गुड्स मार्केट के साथ डील करता है, जो LM कर्व है वो मनी मार्केट के साथ डील करता है। अब एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी है, एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी है तो गवर्नमेंट लेट्स से इंक्रीजेज गवर्नमेंट स्पेंडिंग। अब उससे क्या हो रहा है? एग्रीगेट जो डिमांड है वो इंक्रीज हो रही है, राइट? तो क्या चीज चेंज हुई है? गवर्नमेंट स्पेंडिंग जो है वो ऑल्टर हुई है, राइट? सो दिस इज द IS कर्व एंड दिस इज द LM कर्व। ये LM कर्व है, ये IS कर्व है। अब हुआ क्या कि गवर्नमेंट स्पेंडिंग इंक्रीज हो गई है। अब इंक्रीज हो गई है तो उसकी वजह से डिमांड बढ़ेगी, तो IS कर्व इज गोइंग टू शिफ्ट राइट। तो IS कर्व जो है वो शिफ्ट करेगा, जैसे पहले हमने पढ़ा था। तो अब ये IS कर्व हमारा शिफ्ट हो गया तो इक्विलिब्रियम पॉइंट हमारे पास नया आ जाएगा। मनी सप्लाई अनचेंज्ड है तो LM कर्व फिक्स रहेगा, उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। IS कर्व जो है वो राइटवर्ड की तरफ शिफ्ट करेगा एंड वो इंटरसेक्ट करेगा LM कर्व को एक नए पॉइंट के ऊपर। इंटरेस्ट रेट डेफिनेटली, क्योंकि ROI बेसिकली वाई एक्सेस के ऊपर आता है, तो ROI डेफिनेटली हमारा इंक्रीज कर गया है, वो बेसिकली इंक्रीज हो गया है, राइट? एंड दैट इज गोइंग टू हैपन। लेकिन अगर इनकम की बात करें वो भी इंक्रीज हुई है क्योंकि डिमांड बढ़ गई है, राइट? सो हायर आउटपुट बेसिकली इंक्रीजेज द ट्रांजेक्शंस डिमांड फॉर मनी, लेकिन मनी सप्लाई अनचेंज्ड है जिसकी वजह से मनी की शॉर्टेज होगी। सो इंटरेस्ट रेट बेसिकली इंक्रीज होएगा ताकि जो बैलेंस है मनी मार्केट में वो रिस्टोर किया जा सके, राइट? सो दैट इज गोइंग टू हैपन। अभी ऑप्शंस देखते हैं तो क्लियर हो जाएगा। द LM कर्व इज गोइंग टू शिफ्ट राइट, तो LM कर्व शिफ्ट नहीं होगा। IS कर्व विल शिफ्ट टुवर्ड द लेफ्ट, नो।
The IS curve will shift toward the right. Government spending is an injection of the into the economy, leading to a higher equilibrium income and higher rate of interest. Absolutely right. Absolutely right. So option C is going to be the correct answer. Answer is going to be the option C here, right? Now let's move to the question number 18. The speculative motive for holding the money is a cornerstone of the Keynes theory. Speculative motive जो है holding money के लिए, right? वो एक cornerstone है Keynes की theory का, driven by expectations about future interest rate movements. This motive becomes most potent when current interest rate is very low and people expect it to rise. Why does this specific expectation lead to a strong preference for holding the liquidity, right? For holding the liquid cash out there. So what is going to happen and what we are going to talk about, जल्दी से जल्दी क्वेश्चन को समझते हैं कि क्या कंडीशन कही गई है एंड क्या रहेगा उसके बेस के ऊपर आंसर, राइट? देखो, मेन चीज क्या है कि जो करंट इंटरेस्ट रेट है वो काफी कम है एंड फर्दर लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो फ्यूचर में बढ़ जाएंगे, राइट? वो चीज है। अब लोग लिक्विड कैश को क्यों होल्ड करना चाहते हैं, इन्वेस्ट नहीं करेंगे क्यों बॉन्ड में, उसके बारे में हमने बताना है कि इस बिहेवियर के पीछे क्या लॉजिक रहेगा। अब कीन्स की जो लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी थी उसमें मेजरली मैंने आपको दो ही मोटिव बताए थे चैप्टर में। एक मोटिव था ट्रांजैक्शन मोटिव, कि जैसे अगर आपकी इनकम बढ़ती है तो आप डेली ट्रांजैक्शंस के लिए अपने पास पैसे रखते हो। एक बताया था मैंने आपको स्पेकुलेटिव मोटिव, यानी कि जिसमें आपको ये बताया था कि आप इंटरेस्ट रेट के चेंज होने पर जब बॉन्ड प्राइसेस चेंज होते हैं उससे प्रॉफिट कमाना चाहते हो, राइट? एंड हमारा फोकस इस क्वेश्चन में किसके ऊपर है? स्पेकुलेटिव मोटिव के ऊपर हमारा मेन फोकस है। अब जब हम बॉन्ड्स को बाय करते हैं, सो बेसिकली वी आर लेंडिंग द मनी इन रेट ऑफ, बेसिकली हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा एंड हम पैसा उधार पर दे रहे हैं। अब बॉन्ड प्राइसेस एंड इंटरेस्ट रेट जो होते हैं वो ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं, इनवर्सली रिलेटेड है। यानी कि जब इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो बॉन्ड प्राइस गिरेगा, और जब इंटरेस्ट रेट गिरेगा तो बॉन्ड प्राइस बढ़ेगा। अब हो क्या रहा है एक्चुअल में कि जब इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा कम है, तो डेफिनेटली जो बॉन्ड के प्राइसेस होंगे वो काफी ज्यादा होंगे। इंटरेस्ट रेट कम है यानी कि बॉन्ड सबसे ज्यादा हाइयर होंगे, बिकॉज लो यील्ड्स इज इक्वल टू हाई प्राइसेस, आई ऑलरेडी टोल्ड यू, राइट? अब लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इंटरेस्ट रेट जो है वो बढ़ेगा फ्यूचर में। इंटरेस्ट रेट बढ़ने का मतलब क्या है कि बॉन्ड प्राइस कम होगा। सो अगर वो चीज होती है तो बॉन्ड प्राइसेस गिरेंगे एंड इन्वेस्टर्स जो होंगे दोज विल बेसिकली सफर द कैपिटल लॉस। अगर ये चीज होती है तो बॉन्ड प्राइस गिरेंगे। सो होल्ड क्यों करना है पैसा? अब कैश के ऊपर तो आपको पैसा मिलेगा नहीं, लेकिन वो सेफ है। अगर अदरवाइज आपकी वैल्यू डिटेरिएट हो सकती है ना। लेट्स से केस आपने आपके पास पैसा पड़ा है, आपने ट्रांजैक्शन नहीं करनी, लेकिन अभी जो बॉन्ड प्राइस है वो काफी ज्यादा हाई है। अगर आप उस टाइम पर पैसा इन्वेस्ट कर दोगे तो डेफिनेटली आपको पता है कि इंटरेस्ट रेट तो अभी बढ़ जाने हैं, यानी कि बॉन्ड प्राइसेस गिर जाएंगे, तो आपका तो कैपिटल लॉस हो जाएगा, राइट? तो अल्टीमेटली व्हाट यू हैव टू डू, यू विल बी वेटिंग कि भाई इंटरेस्ट रेट ऊपर जाने दो, बॉन्ड प्राइसेस उससे नीचे आ जाएंगे एंड फर्दर देन यू विल बी इन्वेस्टिंग इनटू द बॉन्ड्स, राइट? सो दैट इज द केस। ठीक है, ये चीज है। सो अभी ऑप्शंस को देखते हैं। बिकॉज ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी इज आल्सो हाईएस्ट, कि ट्रांजैक्शन डिमांड भी मनी की हाईएस्ट है व्हेन इंटरेस्ट रेट्स आर लो, reinforcing to hold the cash, because future rise in interest rate will cause the market price of existing bonds to fall, creating a significant risk of capital loss for anyone holding. Definitely this is a major cause, कि अगर आप अभी से अभी उसमें पैसा डाल देते हो तो अल्टीमेटली आपको लॉस हो सकता है। सो डेफिनेटली दैट इज गोइंग टू बी द आंसर। ऑप्शन सी देखते हैं। इट सेज बिकॉज व्हेन इंटरेस्ट रेट आर लो द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ होल्डिंग कैश इज हाई। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कैसे होगी? वो तो बेसिकली कम हुई ना। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ होल्डिंग द कैश इज बेसिकली इंटरेस्ट इज फोरगोन, राइट? जब इंटरेस्ट रेट ही लो है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी कम होगी, वो हाई थोड़ी ना होगी। सो ऑप्शन सी इज आल्सो रॉन्ग। ऑप्शन डी अगर हम बात करें, while this might be a plausible basically thing कि because of low interest rate signals on impending economic recession prompting individuals to hold cash for precautionary reasons, right? देखो ये plausible economic argument हो सकता है, लेकिन speculative motive जो है वो टेक्निकली किससे लिंक किया गया कि एक्सपेक्टेड चेंज होंगे किसमें? बॉन्ड प्राइसेस में रिलेटेड टू द इंटरेस्ट रेट। जनरल प्रिकॉशनरी होल्डिंग के बारे में नहीं बताया गया जेम कीन्स की थ्योरी में, राइट? सो ऑप्शन डी उससे रिलेटेड नहीं है। Because when we are talking about the theory in this chapter, theories of interest, we are talking about three things only. One, it is a classical theory of interest. Second, it is a James Keynes theory, liquidity preference वाली, right? Third है आपने सिंथेसिस किया ISLM कर्व का, डेट्स इट। ये तीन चीजें हैं। अगर ये तीन चीजें होगी तो पूरा का पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा अच्छे से, आसानी से, राइट? एंड बहुत इजी सा चैप्टर है।
फिर बात आती है क्वेश्चन नंबर 19 की। It says, using the money market diagram and the corresponding data table, analyze the situation if the prevailing market rate of interest was 8% while the money supply was fixed at 25,000 crores. What would be the state of the money market and the direction of the subsequent adjustment? The market would be at equilibrium, will be at equilibrium because 8% is one of the interest rates listed in the table. There would be an excess supply of money causing people to buy the bonds, pushing bond prices up and interest rates down. There would be an excess demand for money at of rupees 5,000 crores, which would force the rate of interest to rise toward the 10% equilibrium. There would be an excess demand for money causing people to sell bonds, which in turn would cause bond prices to rise and interest rate to fall. So which one is going to be the correct answer? Let's have a look at this particular question and let's answer this question. See, when we are talking about the money market and money market में equilibrium की बात जब भी करें तो money market में equilibrium का मतलब क्या होता है? that money market supply यानी कि money demand is equal to the money supply, तब ये equilibrium होगा money market में, राइट? सो मनी डिमांड क्या होती है? ट्रांजैक्शन के लिए, प्रिकॉशनरी पर्पज के लिए, स्पेकुलेटिव पर्पज के लिए जो पैसा चाहिए, दैट इज अ मनी डिमांड, राइट? सो इफ एनीवन सेज कि मनी डिमांडेड में क्या क्या है एज पर द जेएम की थ्योरी, ठीक है? तो मनी डिमांडेड में तीन ही चीजें हो सकती हैं। एक तो आपके पास ट्रांजैक्शन मोटिव है, दूसरा आपके पास प्रिकॉशनरी मोटिव है कि इमरजेंसी के लिए पैसे रखने हैं, और तीसरा है स्पेकुलेटिव मोटिव कि आपने बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा रखना है। एंड व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द मनी सप्लाई, जब मैं बात करूं मनी सप्लाई के बारे में, सो इसका मतलब क्या होता है कि वो किसके द्वारा फिक्स की जाएगी? फिक्स्ड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। वो आरबीआई फिक्स करेगी उसको तो हम चेंज नहीं कर सकते, राइट? एंड फॉर द जो मनी डिमांड कर्व है इज बेसिकली डाउनवर्ड स्लोपिंग। ये क्या है? डाउनवर्ड स्लोपिंग है। कहने का मतलब है अगर इंटरेस्ट रेट हाई है, अगर इंटरेस्ट रेट जो है वो ज्यादा है, उसका मतलब क्या होएगा? बॉन्ड प्राइसेस जो होंगे वो कम होंगे, एंड डेफिनेटली जो पैसा है आप रखोगे किसमें? बॉन्ड्स में डालोगे। सो डिमांड फॉर कैश विल बी लेसर, डिमांड फॉर कैश विल बी लेसर, ये चीज बोल सकते हैं कि डिमांड फॉर कैश भी लेस होगी। एंड इफ द इंटरेस्ट रेट इज लो, अगर इंटरेस्ट रेट मेरे पास लो है, उसका मतलब है कि बॉन्ड प्राइस होंगे ज्यादा, यानी कि ट्रांजैक्शन मोटिव के लिए पैसा ज्यादा चाहिए, राइट? सो डिमांड जो होगी, डिमांड फॉर कैश इन दैट सिनेरियो, दैट विल बी हायर, राइट? सो वी कैन सिंपली बी सेइंग कि इंटरेस्ट रेट का इनवर्स रिलेशनशिप है विद द डिमांड ऑफ कैश इन केस ऑफ द जेएम की थ्योरी, जेएम की थ्योरी के हिसाब से, राइट? नाउ ओवर हियर लेट्स से वी कंपेयर मनी डिमांडेड जो है आपके पास एट 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट, वो मनी सप्लाइड कितनी है? दैट्स 25,000 करोड़, राइट? तो हम यहाँ पर मान के चल रहे हैं कि 25,000 करोड़ रुपीज की आपको पास मनी सप्लाई है एज पर द क्वेश्चन। ये चीज बोली गई है कि एट द 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट जो मनी सप्लाई है वो फिक्स की गई है 25,000 करोड़ के ऊपर फिक्स की गई है, ठीक है? सो ये सिनेरियो है। मनी डिमांडेड, लेट्स से वी आर सेइंग कि मनी डिमांडेड जो है वो कुछ और है, मनी सप्लाई जो है वो कुछ और है। अब करंट सिचुएशन क्या है? करंट सिचुएशन क्या कह रहा है कि व्हाट वुड बी द स्टेट ऑफ द मनी मार्केट एंड द डायरेक्शन ऑफ द सब्सिक्वेंट एडजस्टमेंट्स, right? Using the money market diagram and corresponding data, we need to analyze the situation. If prevailing market of the supply was fixed at this, what would be the state of money market and the direction of the subsequent adjustment? तो adjustment किस तरफ से जाएगी? So adjustment would be like कि अगर आपके पास दो सिनेरियो हो सकते हैं, या तो आपके पास मनी सप्लाई एक्सेस होगी, मनी डिमांडेड जो है दैट्स बेसिकली या तो ये ज्यादा होगा मनी सप्लाई से, या फिर मनी डिमांडेड होगा बेसिकली इक्वल टू मनी सप्लाई, इक्विलिब्रियम स्टेज होगी, या फिर मनी डिमांडेड होगी दैट इज बेसिकली लेसर देन मनी सप्लाई। नाउ इन केस अगर मनी डिमांडेड जो है मनी सप्लाई से ज्यादा है, सो उस केस में क्या होएगा? रेट ऑफ इंटरेस्ट इज गोइंग टू इंक्रीज, रेट ऑफ इंटरेस्ट विल इंक्रीज और फॉल। इन केस अगर आपके पास मनी डिमांडेड जो है वो ज्यादा है, तो उसके केस में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो बढ़ जाएंगे ताकि बॉन्ड प्राइसेस कम हो जाए। अब फिर बॉन्ड प्राइसेस कम होंगे तो मनी डिमांड कम हो जाएगी बिकॉज लोग पैसा डाल देंगे बॉन्ड्स में, राइट? एंड फर्दर इसके केस में अगर इक्विलिब्रियम है तो आरओआई जितना है उतना ही रहेगा, उसमें कोई फर्क नहीं आएगा। लेकिन अगर मनी डिमांडेड मेरे पास कम है देन द मनी सप्लाई, इन दैट सिनेरियो व्हाट विल हैपन? द रेट ऑफ इंटरेस्ट आर गोइंग टू फॉल, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो गिर जाएंगे। अब उससे क्या होएगा? लोग अपना पैसा बॉन्ड्स में नहीं डालेंगे एंड अल्टीमेटली द डिमांड विल गो अप, राइट? सो दिस इज गोइंग टू हैपन। अब इस सिनेरियो में ऑप्शन देखते हैं क्या क्या है।
The market would be in equilibrium at 8% is one of the interest rates listed in the table. There would be an excess supply of money causing people to buy bonds, pushing bond prices up and interest rate down. There would be an excess demand for money at rupees 5,000 crores, which would force the rate of interest to rise toward the 10% equilibrium. There would be an excess demand for money supply causing the people to sell the bonds, which in turn would cause the bond prices to rise and the interest rate will fall. So what is going to happen? So answer is none of the above because we cannot determine as such. ये तीन conditions बन सकती हैं जो मैंने आपको बताई हैं related to ये वाली तीन situation बन सकती हैं. So we are going to mark the new option, that is option E, that is none of the above, because the required information is missing, somewhat is missing, but जो infer कर सकते थे maximum, that is related to this. ठीक है, तो ऑप्शन E is going to be the correct answer in this, that is none of the above. मैंने आपको basic point बता दिया कि basic point है क्या है scenario में. After that, it's the question number 20. Question number 20, it says, a lender provides a high value long-term loans to a new startup in a volatile industry. When determining the interest rate, the lender calculates a final rate that includes compensation for the possibility of the startup failing, a fee for the administrative work of managing the loan, and a baseline return for simply providing the funds. How do these charges align with the three elements of interest identified in the theory? तो उसके साथ कैसे अलाइन कर रहा है? दे कॉरेस्पॉन्ड टू प्योर इंटरेस्ट, रिस्क प्रीमियम एंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. हमने ये बताना है किस तरह से, क्या क्या पॉइंट्स हैं उसको समझते हैं. सबसे पहला पॉइंट क्या है कि लेंडर जो है फाइनल रेट को कैलकुलेट करता है. फर्स्ट वन इट सेज कि कंपनसेशन फॉर द पॉसिबिलिटी ऑफ द स्टार्टअप फेलिंग, पहला ये है. दूसरा है फी फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क फॉर मैनेजिंग द लोन. एंड थर्ड जो है अ बेसलाइन रिटर्न फॉर सिंपल प्रोवाइडिंग द फंड्स. ये तीन चीजें हैं, राइट. मैंने तीनों चीजों को मार्क कर दिया, तीन चीजें हैं यहाँ पर जिसके अकॉर्डिंग वी नीड टू आंसर. ठीक है, तो इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द कंपनसेशन फॉर द पॉसिबिलिटी ऑफ द स्टार्टअप फेलिंग, कंपनसेशन फॉर पॉसिबिलिटी ऑफ द स्टार्टअप फेलिंग, सो ये किसको कॉरेस्पॉन्ड करता है? दिस कॉरेस्पॉन्ड्स टू द पेमेंट ऑफ रिस्क. दिस कॉरेस्पॉन्ड टू द पेमेंट ऑफ रिस्क, राइट. उसके साथ कॉरेस्पॉन्ड करता है. एंड व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट अ फी फॉर द एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क फॉर द मैनेजिंग द लोन, फी जो ले रहे हो वो किसके लिए? दैट इज बेसिकली पेमेंट फॉर ट्रबल. दिस इज related to the payment for trouble, right. And baseline जो return आपको चाहिए simply providing the funds, that's basically what, that's your pure interest component. ये आपका प्योर इंटरेस्ट कंपोनेंट बनेगा, राइट. तो ये स्ट्रक्चर बनता है. अब अकॉर्डिंगली देखते हैं ऑप्शंस क्या है. सो सबसे पहले ऑप्शन चाहिए पेमेंट ऑफ रिस्क. पेमेंट ऑफ रिस्क जो है वो सिर्फ और सिर्फ आ रहा ऑप्शन बी में. Let's check the option B, payment of risk, payment of trouble and pure interest respectively. Absolutely true. So option B जो है that's absolutely correct. ठीक है. So that was all actually about this video. I hope that you must have liked the video. अगर वीडियो पसंद आए तो जल्दी से वीडियो को करो like and share. Complete course available है. Just do join right now. आपको simply WhatsApp करना है लिख करके JIB अर्ली बर्ड, और WhatsApp करना आपको इस नंबर के ऊपर, राइट. यहाँ पर 8360944207 इसके ऊपर WhatsApp कर दीजिए राइटिंग JIB अर्ली बर्ड, and I'll be sharing all the details with you. Thank you so much and see you again in the next video. Happy learning.